जब भी शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है तो वह कुछ न कुछ योजना बना कर के चलता है कि आज उसे आधे घंटे में कितना पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है। और इसके साथ साथ यदि विद्यार्थियों को कुछ समझ में नहीं आता है तो वह अपने शिक्षण विधि में किस प्रकार से परिवर्तन करता है। कहने का तात्पर्य यही है कि शिक्षक हमेशा योजना बना कर ही चलता है ताकि जो उद्देश्य वो लेकर के चलता है उस उद्देश्य की प्राप्ति हो और शिक्षण में सफलता प्राप्त हो। इसके लिए प्रशिक्षणार्थियों के लिए दो तरह की योजना बनाई है। एक तो है इकाई योजना, एक है पाठ योजना। पाठ योजना के बारे में मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूँ, लेकिन इससे पूर्व इकाई योजना के बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इकाई के अंतर्गत बहुत सारी विषय वस्तु होते हैं जिसको कि शिक्षक एक आधे घंटे के पीरियड में पढ़ाना संभव नहीं होता है। इसलिए उस पूरे यूनिट में, उस पूरी इकाई में जो भी विषय वस्तु है उसको कुछ भागों में बांट दिया जाता है। जो हम भागों में बांटते हैं वही लेसन्स है, वही पाठ है। जैसे आधे घंटे में वो 3 शिक्षण बिंदुओं को पढ़ाता है, फिर नेक्स्ट दिन आधे घंटे में फिर वो 3 शिक्षण बिंदुओं को पढ़ाता है। कहने का तात्पर्य है कि एक इकाई में जितने भी विषय वस्तु होता है उस विषय वस्तु को पाठ के अंतर्गत बांटा जाता है। और फिर जब वो पाठ में बांटा जाता है तो शिक्षक इस बात को दिमाग में रखता है कि उसे प्रत्येक दिन इतनी विषय वस्तु पढ़ाना है, ताकि विषय वस्तु को वह विद्यार्थियों को अच्छे से समझा सके, विद्यार्थियों को स्पष्ट कर सके और अपने शिक्षण को प्रभावी बना सके। तो आज हम आपको यूनिट प्लान के बारे में, जैसे कि मैंने आज लिया है बल और दाब के बारे में। उस संपूर्ण इकाई का नाम है बल और दाब। अब हम क्या करेंगे, इस इकाई को हम छोटे छोटे खंडों में विभाजित करेंगे, छोटे छोटे भागों में विभाजित करेंगे। कैसे? जैसे पहले एक छोटा भाग क्रमिक पाठ रखा है बल। हम एक दिन बल पढ़ाएंगे। बल के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या शिक्षण बिंदु होगा कि अपकर्षण क्या है, अभिकर्षण क्या है, दो वस्तुओं के बीच में अन्योन्य क्रियाएं क्या है, इसके बारे में पढ़ाएंगे। फिर इससे संबंधित हम सामान्य उद्देश्य भी निर्धारित करेंगे कि विद्यार्थी, और सामान्य उद्देश्य जैसे मैं पूर्व में बता चुकी हूँ कि संपूर्ण विषय से संबंधित होता है ना, कि विज्ञान विषय से संबंधित होता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना है, वैज्ञानिक अभिवृत्ति को विकसित करना है, कौशलों को विकसित करना है, सृजनात्मक क्षमता को विकसित करना है। जो सामान्य उद्देश्य होता है वो संपूर्ण विषय से संबंधित होता है। अब इसी के आगे हम विशिष्ट उद्देश्य है। चूँकि हम बल पढ़ा रहे हैं और बल के अंतर्गत हमने 3 शिक्षण बिंदु लिए हैं, तो उन तीनों शिक्षण बिंदुओं से संबंधित हम विशिष्ट उद्देश्यों को निर्मित करेंगे। ये विशिष्ट उद्देश्य उस पाठ से संबंधित होता है जो हम कक्षा के अंतर्गत पढ़ाते हैं। जैसा है कि विद्यार्थी बल को परिभाषित कर सकेंगे, विद्यार्थी बल को, ये जो भी बल से शिक्षण बिंदु से संबंधित है उन शिक्षण बिंदुओं से संबंधित ज्ञानात्मक होता है, उन शिक्षण बिंदुओं से संबंधित अवबोधात्मक उद्देश्य होता है, उन्हीं शिक्षण बिंदुओं से संबंधित एप्लीकेशन यानी प्रयोगात्मक संबंधित है, अभिवृत्ति से संबंधित है और कौशलात्मक उद्देश्य से संबंधित उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। तो जो शिक्षण बिंदु हमने लिए हैं उन शिक्षण बिंदुओं से संबंधित ही हम विशिष्ट उद्देश्यों को निर्मित करते हैं। जैसे बल से अपकर्षण की क्या मतलब है, अभिकर्षण से क्या मतलब है, अन्योन्य क्रियाएं से क्या मतलब है। हम इन सब की परिभाषाओं के बारे में इन सबको स्पष्ट भी करेंगे, परिभाषा भी देंगे और आने वाली नवीन परिस्थितियों में इसका कैसे उपयोग किया जा सकता है उसके बारे में बताएंगे। फिर इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि अध्यापक क्रियाएं क्या है और छात्र क्रियाएं क्या है। जैसे अध्यापक कक्षा में क्या करेंगे, उस पाठ से संबंधित प्रश्न करेंगे, या मॉडल होता है तो कई बार मॉडल दिखाएंगे, चार्ट होता है तो कहेंगे हम वो चार्ट दिखा करके प्रश्न करेगा, उद्देश्य कथन करेगा और कथनात्मक विधि को अपनाते हुए वो किस प्रकार के व्याख्यान देगा। जो भी शिक्षक कक्षा में क्रियाएं करेगा उसका वर्णन हम करेंगे। और छात्र क्या करेंगे भी, छात्र जो भी हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन करते हैं उससे संबंधित वो क्वेश्चन का आंसर देगा, विद्यार्थी उस कथन को सुनेंगे, प्रश्न सुनेंगे, उसके प्रति प्रतिक्रिया करके उत्तर देंगे। तो जो भी विकासात्मक प्रश्न है उससे संबंधित जो जो प्रश्न होते हैं उसके उत्तर देंगे। शिक्षण सामग्री में जो शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है उस विषय वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है कि हम कौन कौन सी सहायक सामग्री काम में लेते हैं। जैसे
चौक और डस्टर तो सामान्य सहायक सामग्री है, लेकिन जहाँ कहीं पर भी हमको लगता है कि चार्ट है, मॉडल है, पोस्टर है, या कई बार हमें डिमॉन्स्ट्रेशन भी देना पड़ सकता है, तो हम इन सब को प्रयोग में ले सकते हैं। और शिक्षण सामग्री के साथ साथ हम शिक्षण विधियाँ क्या हैं, कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ होती हैं, जैसे व्याख्या विधि लेंगे, प्रदर्शन विधि लेंगे, प्रयोगात्मक विधि लेंगे, हम उन विधियों का भी वर्णन करेंगे। फिर लास्ट में हम मूल्यांकन करेंगे कि जो कक्षा में पढ़ाया गया है उससे संबंधित पुनरावृत्ति, जो ज्ञान हमने दिया है उस ज्ञान की जांच करने के लिए प्रश्न करेंगे, और प्रश्न से संबंधित ही हम देखेंगे कि विद्यार्थियों को कितना समझ में आया। मूल्यांकन हम क्यों करते हैं किसी भी कार्य का, ये ना कि जो कार्य हम लेकर के चले हैं उस कार्य में कितनी सफलता मिली है, वो कार्य कितना सफल हुआ है, जो उद्देश्य लेकर के हम चले हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, उसको जानने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। तो जो भी ये हमने सारे दिए हैं, विशिष्ट उद्देश्य है या अध्यापक छात्र क्रियाएं हैं, सहायक सामग्री है और मूल्यांकन है, ये सारे जो भी पाठ है उससे संबंधित होता है। जैसे पहला पाठ अपन ने ले लिया बल, दूसरा हमने लिया है बल के प्रभाव। बल के प्रभाव में हमने क्या क्या शिक्षण बिंदु ले लिए, गति में परिवर्तन क्या है, गति की अवस्था क्या है और आकृति में क्या परिवर्तन होता है। ये 3 शिक्षण बिंदुओं के आधार पर हम पूरे आधे घंटे उसको पढ़ाएंगे। ये इसके बारे में पूरा विषय वस्तु हम विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो शिक्षक इससे संबंधित भी विशिष्ट उद्देश्यों का निर्माण करता है कि गति में होने वाले परिवर्तनों का प्रत्यास्पण कर सकेंगे, गति की अवस्थाओं का प्रत्यास्पण कर सकेंगे, और आकृति में जो परिवर्तन हो रहा है उसका भी प्रत्यास्पण। प्रत्यास्पण का मतलब है जो चीज़ हम बता रहे हैं, यदि विद्यार्थी एज इट इज़ उसको बता देता है तो हम कहेंगे वो प्रत्यास्पण, जिसको हम रिकॉल कहते हैं। और इसी के साथ साथ हम उद्देश्य करते हैं अवबोध, यानी हमने जो ज्ञान दिया है बच्चे को कितना समझ में आया है। जैसे गति में परिवर्तन के बारे में बताया है, तो गति के परिवर्तन को कई बार क्या होता है, बच्चे रटे रटाए जवाब देता है ना, तो जो हम रटे रटाए जवाब देते हैं उसको हम कहते हैं प्रत्यास्पण। लेकिन कई बार जब वो अपने शब्दों में बताता है या उसकी व्याख्या करता है या उसको स्पष्ट करने का प्रयास करता है, तो हम कहते हैं कि यह उसमें अवबोधात्मक उद्देश्य है। ठीक है। ऐसे ही तीसरा पाठ हमने क्या लिया है, बल के प्रकार। अब हम तीसरे पाठ के तीसरे दिन हम क्या करेंगे, उसको बताएंगे संपर्क बल क्या होता है, पेशीय बल क्या होता है, घर्षण बल क्या होता है। फिर इसी को दूसरे भाग में बांटेंगे। फिर बल के प्रकार मतलब चौथे दिन, एक दिन में तो हम 3 ही शिक्षण बिंदु पढ़ा सकते हैं, तो हम बताएंगे कि संपर्क बल क्या होता है, पेशीय बल क्या होता है और घर्षण बल क्या होता है। लेकिन ये टोटल इतने 6 बल है, तो 6 बल को हम एक दिन में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि एक साथ बताने पर क्या है, विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है, सारी वो मतलब उनमें गुत्थम गुत्थाई जैसी होने लगती है। तो किसी भी विषय वस्तु को समझाने के लिए आवश्यक है कि एक निश्चित विषय वस्तु को बांट लिया जाए। तो हम बल के प्रकार 2 दिन पढ़ाएंगे। 2 दिन में क्या करेंगे, एक दिन में 3 बल पढ़ाएंगे, दूसरे दिन में 3 बल पढ़ाएंगे। तो संपर्क बल, पेशीय बल और घर्षण बल एक दिन पढ़ाएंगे। फिर है असंपर्क बल, चुंबकीय बल, स्थूलवैद्युत और गुरुत्वाकर्षण, ये हम एक में पढ़ेंगे। यानी उसमें कितना कंटेंट है, उस कंटेंट के आधार पर हम यह सब कुछ बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है दाब है। दाब में भी दाब की परिभाषा क्या है, क्षेत्रफल का प्रभाव क्या है, द्रवों द्वारा लगाएगा दाब क्या है, गैसों द्वारा लगाएगा दाब क्या है, वायुमंडलीय दाब क्या है। कहने का तात्पर्य है कि इकाई योजना के अंतर्गत हम उस विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर देते हैं, ताकि हमें ये पता लग जाए कि ये जो इकाई है वो कितने दिन में पूरी होगी। जैसे हमने इसको 4 भागों में बांटा है, हिसाब से ये 5 भाग में होना चाहिए। बल है, बल के प्रभाव है, फिर बल के प्रकार है, वो हम 2 दिन पढ़ाएंगे। फिर दाब है। तो ये हम क्या करेंगे कि इस विषय वस्तु को इस तरह से बांटा जाता है कि एक शिक्षक को यह पता लग जाता है कि इस संपूर्ण इकाई को पढ़ाने में कितना दिन लगेगा, कितनी विषय वस्तु पढ़ानी है, इस विषय वस्तु को पढ़ाने में कौन कौन सी सहायक सामग्री काम में लेनी है, शिक्षक कौन सी क्रियाएं करेगा कक्षा में, छात्र उसके लिए कौन सा रिएक्शन दे सकता है, कौन सी प्रतिक्रिया कर सकता है, और हम मूल्यांकन प्रश्न भी करेंगे ताकि हमें यह पता लग जाए कि जो कक्षा में हमने पढ़ाया है वो विद्यार्थियों को कितना समझ में आया है। अगर विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है तो दूसरे दिन हम अपने विषय वस्तु में परिवर्तन करते हैं, हम अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन करते हैं, हम अपनी विभिन्न सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उस पाठ में विभिन्न प्रकार का परिवर्तन ला करके
उस विषय वस्तु को और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं और अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने का प्रयास करते हैं। और लास्ट में हम ये भी रेफरेंस देते हैं कि जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं वो किससे पढ़ा रहे हैं। जैसे संदर्भ ग्रंथ है कि विज्ञान की जैसा क्लास 8th है तो इस किताब का नाम क्या है, इसका प्रकाशक का नाम क्या है, ताकि विद्यार्थियों को भी हम बता सकें कि आप इस किताब को लेकर के अपने विषय वस्तु को जब वो घर जाता है, जो हम विषय वस्तु समझाते हैं, यदि वापस वो घर जा कर के उसको पढ़ता है तो वो उस ज्ञान को और अधिक स्थायी रूप से ग्रहण कर सकता है। तो हम यह कह सकते हैं कि इकाई योजना भी शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब शिक्षक योजना बना करके चलता है तो स्पष्ट है कि हम योजना के आधार पर कार्य करते हैं तो ज़रूर से उस कार्य में सफलता मिलती है, ज़रूर से वो शिक्षण सफल होता है और हम अपनी विषय वस्तु को और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं।